श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 33 दिन के बारे में बताया। आज हमारा 34वां दिन था और हम उस होटल में जहाँ रुके हुए थे बहुत ही सुंदर व्यवस्था मिली हमें। व्यवस्था उसके बाद हम सुबह उठ करके नहा धो करके जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन हुआ करता था हम उसी हिसाब से आगे के लिए रवाना हो गए। 2-2.5 घंटे चलना, वही 12-15 किलोमीटर चलना, फिर मौसम के हिसाब से हमारा रुकना, फिर वहाँ हमने ढाबा में खाना खाया। शाम को 5-6 बजे तक हम करीब 30-35 किलोमीटर निकल गए थे, इटावा के आसपास आ गए थे। अब वहाँ हमें कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो हमने गूगल मैप चालू किया और जब खाटू मारा तो गूगल मैप ने एक लेफ़्ट साइड में रास्ता हमें बताया। हम वो लेफ़्ट राइट में रास्ता पकड़ लिए तो वो इंटीरियर का रास्ता था क्योंकि हमने पैदल का रास्ता मार रखा था और हाईवे उसने हमारा छुड़ा दिया। हम रास्ता भटक गए और सिटी के अंदर घुस गए, बड़े ही असमंजस में फंसे। अब वहाँ किसी से हम पूछ रहे हैं खाटू के लिए तो कोई हमें हाईवे का रास्ता दिखा रहा है, कोई बोल रहा है हमें नहीं पता। ऐसे करते करते हम इटावा रेलवे स्टेशन के पास पहुँच गए। वहाँ हमें एक प्रेमी सज्जन मिला जो वो भी बाबा का ही प्रेमी था और उनके साथ उनकी फैमिली थी, बेटी थी। उन्होंने कहा कहाँ घूम रहे हैं भाई साहब आप यहाँ पर? हमने कहा ऐसा ऐसा है और हम कलकत्ता से चले हैं और खाटू के लिए जा रहे हैं और थोड़ा सा रास्ता भटक गए तो हमें अब ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम वापस हाईवे पे निकलें तो आगे से कोई रास्ता हमें बताइए। हम हाईवे पे निकल जाए और गूगल मैप हमें इंटीरियर का एक रास्ता दिखा रहा है जो 70-80 किलोमीटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो उन्होंने हमसे सारी बात की। उन्होंने बात करने के बाद कहा आप इंटीरियर से भी निकल सकते हैं और आप हाईवे से भी निकल सकते हैं। आप इंटीरियर से निकलेंगे तो वो अंदर ही अंदर आपको भरतपुर के पास में जा कर के या आपको वहाँ पर जा कर के मिला देगा, आगरा के आगे जा कर के मिला देगा, तो आपको कोई असुविधा नहीं है। अब तो हमने पूछा कि हाँ हमारा कहीं रहने की कोई व्यवस्था? वो प्रेमी सज्जन का उनका घर तो 8-10 किलोमीटर पीछे रह चुका था तो उन्होंने कहा आप हमारे घर पे चलिए। हमने कहा नहीं भैया बैग तो जाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तब आप एक काम कीजिए, आप चाय वगैरह पीजिए, हम आपको व्यवस्था बताते हैं। तो उन्होंने बताया स्टेशन के पास कई होटल हैं जहां आपको रूम मिल जाएगा, इटावा रेलवे स्टेशन के पास में। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोला रुकिए आप अगर जाइएगा तो आपको वो लोग जैसा होता है जनरल स्टेशन के पास में रूम का भाड़ा कुछ होता है, बोलते कुछ है। कभी कभी इंसान अच्छे होटल में भी पहुंच जाता है, कभी ख़राब होटल में पहुंच जाता है। तो उन प्रेमी ने कहा रुकिए। वो अपने किसी मित्र को फ़ोन किए, वो शायद वहाँ स्टेशन के पास में था, तो उसने एक होटल का नाम बताया। फिर वो हमारे साथ वहाँ होटल पे गए और वो वहाँ की भाषा में उनसे बात किए तो हमारा बहुत ही रियायत में 800-1000 रुपये में रूम हमारा बुक हो गया। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम यात्री हैं और ऐसा ऐसा बात है, हम जल्दी भी निकलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने होटल वाले को बोल दिया था कि देखिए ये जिस काम से निकले हैं इनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कलकत्ता के थे, हमारा आधार कार्ड वगैरह सब जमा हुआ था। आधार कार्ड वगैरह हम कलकत्ता का ही सब कुछ था, लेकिन वो लोकल बंदा होने के कारण और उसका वहाँ पर जान पहचान होने के कारण हमें कोई भी तरह की असुविधा नहीं हुई। फिर उन भाई साहब ने हमें कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, निशानियाँ रख दीजिए, आप मेरे घर चलिए, भोजन वगैरह वहाँ कर लीजिएगा, नहीं तो भोजन वगैरह मैं वहाँ से ला देता हूँ। मैंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है भोजन वगैरह की, यहाँ नीचे में कोई अच्छा रेस्टोरेंट, तो उन्होंने बताया नीचे में ऐसे सामने में रेस्टोरेंट है जहाँ आपको पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाएगा और चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, दूध वगैरह सब मिल जाएगा। तो फिर हमने उन भाई साहब से कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आप आराम से अपना काम कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह करके उनको विदा किए। फिर हम लोग 2 जन एक बार जाके नीचे खाना खा के आए। आकर के हम लोग थक चुके थे और अब एक नया शुरुआत होने वाला था क्योंकि हम लोग इंटीरियर का रास्ता पकड़ चुके थे, तो हम लोगों ने वहाँ जल्दी सोना उचित समझा। तो इस तरह 34वें दिन की रात हमारी इटावा के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में गुजरी। 35वें दिन की बात मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक जय जय श्री श्याम।